हेलो माय टूरिस्ट एक्सप्लोरर्स, दिस साइड बायो वाली मैम अमीशा सारस्वत। कैसे हो बच्चों? कैसे हो सारे बच्चे? फटाफट से आ जाओ। आज की क्लास में तुम्हारे लिए लाइव शेड्यूल नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता चल रहा होगा शायद मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो मैं आपके लिए एक रिकॉर्डेड सेशन लेकर आई हूँ। बट स्टिल उसी एनर्जी के साथ, उसी आपके इंटरेक्शन के साथ हम आज के सेशन को कवर अप करने वाले हैं। तो सेशन को पूरा एंड तक देखना ताकि आपका जो पूरा चैप्टर है वही कंटिन्यूटी में आ जाए। तो सबसे पहले तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कैसे हो सारे बच्चे, फटाफट से दिल विल बना दो। और अगर पिछली क्लास में कोई डाउट छूट गया हो तो वो डाउट भी मुझे बता दो। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था मैम? पिछली क्लास में आपने पढ़ाया था रेस्पिरेशन के बारे में, है ना? आपने पूरा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाया था। उसके बाद आपने हमें बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, और अगर आपकी जो एनर्जी है वो किस में ज़्यादा बनती है, एरोबिक में या एनारोबिक में। तो मैं आपके सामने कुछ 5 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट्स में लिखने हैं। पहले तो तुम लाइव चैट में लिख देते थे ना, बट इस वीडियो के लिए तुम्हें कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स को लिखना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपको टोटल नंबर बताना है एटीपी का एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। कितनी एटीपीज बनती हैं ये आपको कमेंट्स में बताना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जब ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है तो एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम क्या है, ये मुझे लिख के बताओगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये है कि ट्रेकिया से लेकर के आपका जो पूरा एल्विलाई तक का पाथ होता है उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर इन द सेंस मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में बताना है। ट्रेकिया, एल्व्यूलाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली जो कवरिंग है उसका क्या नाम है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि आपके पास 2 कंडीशन होती है एनारोबिक में, एक तो वो जब आपके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, एक वो जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। तो दोनों ही कंडीशंस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हो तो मतलब आपकी पढ़ाई एकदम बिंदास चल रही है। लेकिन अगर नहीं दे पा रहे हो बच्चों तो पढ़ने की ज़रूरत है, पिछला लेक्चर पूरा अच्छे से देख लेना, समझे? तो बिल्कुल भी नौटंकी नहीं, मुझे पता है लाइव सेशन में कौन कौन आने वाला है, सबको सबको जानती हूँ मैं। तो फटाफट से अपने आंसर ज़रूर लिख के जाना, इट्स योर होमवर्क, ठीक है? तो चलो अपने इसके आज के लेक्चर को हम बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं, मैम आपने पिछली क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा दिया था, लेकिन हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि धरती पर इतने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या सबके सब लंग से ही रिस्पायर करते हैं? तो इसका आंसर है अ बिग नो, क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास अलग मेथड होता है, वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उसमें से कुछ स्किन के थ्रू रिस्पायर कर लेते हैं, कुछ लंग्स के थ्रू रिस्पायर कर लेते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, जो ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग रेट हमारा कितना होता है 12 से 16 पर मिनट। देखो ब्रीदिंग रेट और बीटिंग रेट में डिफरेंस है। आपकी हार्ट बीट्स चलती है ऑन एन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट, लेकिन ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है बच्चे कि आप कितनी बार सांस ले रहे हो, तो वो होता है आपका 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। अब ये जो ब्रीदिंग रेट है सोच के बताना, एकदम दिमाग लगा के बताओ। एक तरफ है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रह रहे हैं, ठीक है, एक तरफ है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम लोग। तो दोनों में से ब्रीदिंग रेट किसका ज़्यादा होगा? क्या लगता है किसका ज़्यादा होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का या फिर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का? मैं तुम्हें ये सवाल सोचने के लिए केवल और केवल 15 सेकंड दे रही हूँ। 15 सेकंड में मुझे बता दो, मुझे पता तुम लोग बता दोगे। क्वेश्चन ये है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में से किसका ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है, बताओ। योर टाइम हैज स्टार्टेड। 14, 15। चलो मैम, हमें पता है ब्रीदिंग रेट जो होता है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का ज़्यादा होता है। सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि पानी है, पानी में जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम है। अभी मैं हूँ या कहीं भी मैं मुँह खोलूँ हर तरफ से ऑक्सीजन आ जाएगी, लेकिन जब मैं पानी में हूँ तो वहाँ पे पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन डिजोल्व्ड फॉर्म में रहती है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए वो लोग फटाफट फटाफट ब्रीथ करते हैं। तो ब्रीथिंग रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहली लर्निंग बच्चों आपको क्या मिली, दैट, पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। फर्स्ट लर्निंग इज ब्रीदिंग रेट ऑफ aquatic organism is higher
देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से ब्रीदिंग ऑर्गन की या रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, ये देखो डब्बा, तुम लोगों की याद में डब्बा भी नहीं बना पा रही हूँ मैं। हाँ, तुम्हारे साथ में मुझे लाइव लेने में मज़ा आता है, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही है क्या? हाँ चलो, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ओके मैम, नोट्स बनाते रहना साथ साथ, ठीक है ना? ज़्यादा आलसीपना करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी खोल के नोट्स बनाओ सारे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपके अगर एक्वेटिक में देखें तो क्या होता है आपके पास? गिल्स इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। कौन कहता है ऐसे? मछलियाँ, ठीक है। तो गिल्स से रेस्पायर करते हैं आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स की, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाले, तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स अगर बहुत सिंपल है, इनकी बॉडी सिंपल इन द सेंस बहुत कम सेल्स की बनी होती है, तो ये रेस्पायर कर लेंगे जनरल बॉडी सरफेस, जैसे अर्थवॉर्म कर लेता है, जैसे आपका वो करता है फ्लैटवॉर्म। नाम ले लूँ क्या? समझ में आएगा? फ्लैटवॉर्म जैसे देखा है, जोक जो होता है दीवार पे चलता रहता है ऐसे, पीछे लंबी सी एक वाइट ट्रांसपेरेंट सी लाइन चलती है। छोड़ो चलो, इतना क्या देखना, देखो और बताती हूँ। पोरीफेरा, समुद्र की गहराई में रहते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे जिनकी बॉडी पर होल्स होते हैं। मतलब ये समझ लो, जो जितना सिंपल है ना, जितना सिंपल है वो सीधे ऐसे हवा के थ्रू कांटेक्ट में आ सकता है। तो अगर मैं बात करूँ आपके टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स की, तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में आप स्किन सरफेस से भी कर सकते हो, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में आप लंग्स से भी कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक गिल्स, बुक लंग्स या फिर ट्रैकियल सिस्टम। तो आपको तो मोटा मोटे तौर पे ये दोनों याद रखना है, ठीक है। आप स्किन से रिस्पायर कर सकते हो, आप लंग से रिस्पायर कर सकते हो, दोनों से भी कर सकते हो। जैसे आपका जो मेंढक है, मेंढक तो दोनों से कर लेता है, स्किन से भी और लंग से भी, ठीक है। चलो, अब मान लो मैम हम लंग से रिस्पायर कर रहे हैं, तो हम सांस अंदर बाहर कर कैसे पाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि मैं लंग्स के वॉल्यूम में चेंज कर रही हूँ, हवा आ रही है, खुद से थोड़ा ना कर रही हूँ, मतलब अपने आप मैं खुद तो नहीं कर रही, लंग्स को छेड़ तो नहीं रही हूँ, लेकिन अपने आप ये सब कुछ हो रहा है, अपना ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो कैसे होता है ये समझना पड़ेगा। तो आपके लिए नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एनसीईआरटी में एज सच कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन कुछ लाइन्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ध्यान दो, अगर मुझे बैलून को फुलाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? वॉल्यूम के अंदर गैस का प्रेशर कम होगा, अब क्या कहते हैं, वॉल्यूम के अंदर गैस का प्रेशर नहीं, बैलून के अंदर गैस का प्रेशर कम होगा, बैलून के बाहर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, जो मैं अपने मुंह से हवा डाल रही हूँ। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान देना, केमिस्ट्री में आप ये चीज़ हमेशा पढ़ोगे कि आपका जो प्रेशर है और आपका जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम। इतनी बात समझ में आ गई? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैम, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब वॉल्यूम कम है, अगर प्रेशर कम है तो इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है। अब सिंपल समझना है, सोचो, दिमाग लगा के, आँख बंद करके फील करो। जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो आपके चेस्ट कैविटी बाहर आ रही है, ऐसे हाथ रखो, महसूस हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि आप जब सांस अंदर ले रहे हो आपके लंग्स फूल रहे हैं, उनकी जो कैविटी है वो एक्सपेंड कर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो होगा क्या, आपके पास दो चीज़ें होंगी, एक तो वो जब आप सांस अंदर ले रहे हो और एक टाइम आप सांस बाहर ले रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर आप सांस अंदर ले रहे हो, अंदर लेने को हम बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है, टू ब्रीथ इन। अगर हम हवा अंदर ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, लंग्स के अंदर हवा का प्रेशर कम है, तो लंग्स में वॉल्यूम बढ़ा हुआ है ताकि हवा अंदर आ सके। तो इनहेलेशन के टाइम पे आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास है एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पूरा नहीं, जो आपके बिल्कुल माउथ को सराउंड करने वाला एटमॉस्फेयर है, और दूसरा आपका है लंग्स कैविटी। लंग्स कैविटी, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तभी तो हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी। लेकिन उस हवा को अंदर लेने के लिए लंग्स अपना वॉल्यूम बड़ा कर रहा है। भैया तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले कुछ कटोरा तो लेके आओ। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ताकि ये जो हवा आ रही है वो अकोमोडेट हो सके। बट मैम हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना कि ये वॉल्यूम आप बढ़ाओगे कैसे। द क्वेश्चन इज हाउ यू विल अचीव दिस स्टेट, हाउ। तो अब हाउ का आंसर समझो, हाउ का आंसर समझो। देखो होता क्या है, आपका जो लंग्स है, मैं लेटरल साइड दिखा रही हूँ, ऐसे लेटरल साइड दिखा रही हूँ, मतलब बॉडी को ऐसे बीच में से काट दिया। तो होता क्या है, ध्यान से समझना। एनसीईआरटी तो 2-3 शब्दों में लिख देती है, 2-3 लाइंस में लिख देती है, लेकिन वो समझ क्यों नहीं आती है, क्योंकि पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं पता है हमें बॉडी का। तो अब ध्यान से देखो, आप ऐसे लेटरल साइड्स देख रहे हो। अब लेटरल साइड में क्या होता है, एक तरफ आपकी चेस्ट होती है, पीछे आपकी बैक होती है। तो आगे की तरफ चेस्ट में जो बोन होती है बच्चे, चेस्ट में जो बोन होती है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। पीछे की तरफ क्या चल रही है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की तरफ चल रही है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, और साइड्स में है आपके रिब्स। ऐसे होता है, ठीक है। अब नीचे है आपकी डायफ्राम। डायफ्राम जनरली कैसी शेप की होती है, डोम शेप की, डोम शेप, ठीक है। और अंदर की तरफ कौन है आपके लंग्स, अंदर की तरफ आपकी क्या है, लंग्स। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि बैक साइड को हम बोलते हैं डॉर्सल, बायोलॉजी में बोलते हैं डॉर्सल। तो ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पे, डॉर्सल। और डॉर्सल को क्या बोला गया है, बैक साइड, पीछे की तरफ, ठीक है। आगे की तरफ है आपकी ब्रेस्ट बोन, जिसको आप और क्या बोलते हो, स्टर्नम। और इसकी पोजीशन बायोलॉजिकली कैसी है, वेंट्रल मतलब अभी समझो फ्रंट, सामने जो दिख रही है वो है वेंट्रल। फिर नीचे क्या है आपकी डोम शेप्ड डायफ्राम, ये मसल है, डोम शेप्ड डायफ्राम, ठीक है, डोम शेप्ड डायफ्राम नीचे की तरफ। अब एक और चीज़ ध्यान देना आपको कि ये जो रिब्स है ना, रिब्स के बीच में भी कुछ मसल्स होती है, रिब्स के बीच में भी मसल्स होती है, मसल्स। उन मसल्स का नाम सुन लो, बस लिखना नहीं है। इंटरकोस्टल मसल, छोड़ो। अब देखो होगा क्या, आपके लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना है ताकि हवा अंदर आ सके। तो लंग्स के वॉल्यूम का आप 2 तरीके से बढ़ा सकते हो, एक तो ऐसे लंबाई में बढ़ा सकते हो, है ना, और एक ऐसा चौड़ाई में बढ़ा सकते हो। तो लंबाई में बढ़ाने का काम है डायफ्राम का। डायफ्राम की शेप ऐसे होती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, तो क्या हुआ, लंग्स का वॉल्यूम ऐसे बढ़ गया, अब इसके अलावा आपकी रिब्स के बीच की जो मसल्स है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वॉल्यूम हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये होता है, आपकी जो मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से आपके लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। दिस इज द कंडीशन। तो हुआ क्या, आपके पास 2 कंडीशंस आ गई, ध्यान से समझना। 2 कंडीशंस आई हैं आपके पास। एक कंडीशन है बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, और एक कंडीशन है आपके पास आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चे। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि आप एयर को अंदर इनहेल कर पा रहे हो। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। बिफोर कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, आपके पास लंग्स का वॉल्यूम ऐसा है, ऐसा सिकुड़ा हुआ, क्यों, क्योंकि नीचे आपका डोम शेप का डायफ्राम है। अब ये डायफ्राम नॉर्मली डोम शेप है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ध्यान से समझना। कीपिंग इन माइंड आपकी रिब्स वाली मसल्स भी है,
तो ये क्या होगा, जब वो वाली मसल्स और ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो लंग है वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से, और ये जो डायफ्राम है नीचे ये हो जाएगा फ्लैट। तो आप देख पा रहे हो इतना इतना वॉल्यूम अभी भी आप बढ़ा सकते हो ना, है ना, तो इतना वॉल्यूम आप बढ़ा पा रहे हो। और इसको देखो वर्टिब्रल कॉलम, आप पीछे देखो, ऐसा नहीं होता कि पीछे वर्टिब्रल कॉलम भी फूल रही है, आगे चेस्ट कैविटी फूल रही है। तो ये जो ऐसा वाला इंक्रीज हुआ है, दो एक्सेस में इंक्रीज हुआ है ना, एक तो ऐसे इंक्रीज हुआ है ना, और एक ऐसे इंक्रीज हुआ है। आगे की तरफ आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो आगे की तरफ धकेल दी गई है ताकि एक्सपेंड हो जाए। तो हुआ क्या, आपका आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज पे, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम change its shape। और इसकी शेप कैसी हो जाती है, पहले कैसी थी बच्चे, फ्लैट, याद रखना, पहले कैसी थी, डोम शेप्ड। तो पहले कैसी थी, डोम शेप्ड, और अब कैसी हो गई, टू फ्लैट शेप। तो इससे वर्टिकल एक्सिस में आपका वॉल्यूम बढ़ गया। दिस increases volume inside lungs vertically, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में। दूसरा contraction of muscles present in between, कहाँ क्या लिखने वाली हूँ मैं, बताओ क्या लिखने वाली हूँ, किसके बीच में प्रेजेंट है वो मसल्स, इन बिटवीन रिब्स लिफ्ट्स अप, आपकी चेस्ट कैविटी ऊपर आ जाती है ना, लिफ्ट्स अप आवर चेस्ट, आवर ribs and hence chest, thus increasing the volume horizontally। तो अब आपका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली। कैसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली, ऐसे। तो अब सिंपल सी बात है, आपकी क्या हो जाएगी, जो एयर है वो अंदर आ जाएगी। ठीक है मैम, हवा अंदर ले ली, ऐसे ऐसे बढ़ाया आपने डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से, और ऐसे हॉरिजॉन्टली कैसे बढ़ाया आपने, रिब्स के बीच की जो मसल्स है जिनको आपने इंटरकोस्टल नाम दिया था, जो हम भूल चुके हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन से। अब सवाल यह है कि हवा कैसे बाहर जाएगी, अंदर तो आ गया, बाहर कैसे जाएगी। तो सिंपल है, जिन मसल्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट कराया है उन्हीं मसल्स को रिलैक्स कर दो, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो डायफ्राम फ्लैट था, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराया तो ये डोम शेप, रिलैक्स कराया तो ये डोम शेप हो जाएगा। ठीक है, कहा था ना कि मेरे को खांसी जुकाम है। तो अब देखो, डायफ्राम फ्लैट है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, देखो सुन के अटपटा लगेगा कि यार ये ऐसे होना चाहिए था, बट ऐसा ही होता है, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए हम बॉडी को डाइसेक्ट करके मतलब कैसे ही कर सकते हैं, ठीक है, मैं एनिमेशन के थ्रू तो मैं दिखा दूंगी। तो क्या होता है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, जब आप रिलैक्स कर लोगे डायफ्राम को तो ऐसे कट जाएगा, डोम शेप हो जाएगी। तो अगेन आप देख रहे हो कि इतना वॉल्यूम फिर से घट गया। ऐसे जब आप रिब्स के बीच की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो रिब्स लिफ्ट हो गई थी, जब वो वापस रिलैक्स कर जाएगी तो रिब्स वापस पीछे चली जाएगी, चेस्ट कैविटी वापस पीछे चली जाएगी। तो सिंपल है, फॉर एक्सहेलेशन diaphragm and muscles between ribs relaxes, thus
डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, देखो अपने आप ही बी कहाँ से कहाँ जा रहा है, दस इंक्रीजिंग द वॉल्यूम हॉरिजॉन्टली, कैसे डिक्रीज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली, और साथ साथ कैसे हो जाएगा, वर्टिकली, दोनों एक्सिस में, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं एक छोटा सा मार्क लगा देती हूँ, यहाँ पे कोई डाउट, एनी डाउट? अगर तुम्हें यहाँ पे अभी भी डाउट फंस रहा है, चीज़ें गले से नीचे नहीं उतर रही है, तो मुझे बता देना, मैं कमेंट्स में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कहाँ लिखोगे, कहाँ लिखोगे? हाँ, ऐसे भटकना नहीं है, कहाँ लिखना है, कमेंट्स में, मेंशन इन कमेंट्स, मेंशन इन कमेंट्स, ठीक है बच्चे। क्योंकि हो सकता है यहाँ से तो बैरी को थोड़ा सा दिक्कत हो समझने में, बट मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। स्टिल इफ यू फेस एनी डाउट तो कमेंट्स में लिख देना, समझ में आ गया? चलो, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट किसका आता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, देखो सिंपल है, आपकी बॉडी के जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है सब अलग अलग आइसोलेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे आपने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली है, CO2 को आपने एक्सेल आउट किया है, ये तो पता है ना, पहले ही बता दिया था कल की क्लास में, CO2 को एक्सेल करोगे, उसको इनहेल करोगे, है ना। तो अब ध्यान देना, आपकी हवा आ रही है लंग्स में, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो आपका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो ब्लड के अंदर होता है, RBC के अंदर। और हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। वैसे मैंने ब्लड वाले पार्ट में बता दिया था, इट इज हीमोग्लोबिन। लोकेशन क्या होती है, इनसाइड RBC, ठीक है। तो अब आपका जो हीमोग्लोबिन है वो किस किस गैस से बाइंड कर सकता है, अपनी बॉडी में तो बहुत सारी गैसेस है ना। तो आपका सबसे पहली बात जो हीमोग्लोबिन है, जिसको हम शॉर्ट में HB भी लिख देते हैं, HB, ठीक है। तो आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। तो इसके स्ट्रक्चर को बोला जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, याद कर लेना, थोड़ा सा शो ऑफ कर लेना, इसको बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कि अब आपका जो हीमोग्लोबिन है उसकी दोस्ती ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा उसका बेस्ट फ्रेंड ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से बाइंड करके मान लो CO2 बहुत बढ़ जाए कि अच्छा तुम तो बस ऑक्सीजन को टाइम देते हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अगर CO2 ऐसे करने लग जाए तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, CO2 के साथ बाइंड कर जाएगा। जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा, जो ज़्यादा उससे कहेगा अच्छा तो उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया, ओके ओके तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, अच्छा तो उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया, ओके ओके तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। तो हीमोग्लोबिन भटकता रहता है, सिंपल सी बात है। तो हीमोग्लोबिन आपका CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है, किसके साथ, CO2 के साथ भी। इसको बोला गया है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ध्यान देना, ना ऑक्सीजन इसका बेस्ट फ्रेंड है, ना ही CO2 इसका बेस्ट फ्रेंड है, इसका बेस्ट फ्रेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो केसेस सुने हैं, वो स्टोरी सुनी है, मतलब एक्सीडेंट्स के, जैसे अंगीठी जली रह गई पूरी रात में, तो पूरे पूरे परिवार की डेथ हो गई। तो वहाँ से क्या होता है, वो जब आप जला रहे हो हाइड्रोकार्बन्स, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन की सच्ची दोस्त है। एक बार वो बाइंड कर गई ना, तो फिर ऑक्सीजन कितना भी कह ले अच्छा अच्छा, CO2 कितना भी कह ले अच्छा अच्छा, हीमोग्लोबिन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हीमोग्लोबिन की बेस्ट फ्रेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इससे क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड फैलने लग जाता है, तो जिस वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। इसे कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। समझ में आया? तो लास्ट है इसकी बेस्ट फ्रेंड, इसकी बेस्ट फ्रेंड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन कंबाइन किया CO, देखो ये CO2 है, CO है, एंड CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ से कंबाइन करके क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दिस विल फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन,
ग्लोबिन, ठीक है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कौन सा गाना गाता है, कौन सा गाना गाता है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में सीओ हमारी बहना है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। और इससे क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग विच कैन कॉज डेथ। बात समझ में आ गई या नहीं आई, समझ में आ गई या नहीं आई, मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है। समझ में तो आ गई होगी, वैसे नहीं भी आई तो मुझे बता देना। अब अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, ठीक है, प्लांट्स, तो प्लांट्स में आपको पता है सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इनका स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा मैंने पहले भी बता रखा होगा, नहीं बता रखा होगा, नहीं समझ में आ रखा होगा तो एक बार दोबारा समझ लो। स्टोमेटा में आपके पास क्या होते हैं, राजमा की तरह बीन की शेप के गार्ड सेल्स, ऐसे। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, इनकी अंदर वाली जो वॉल होती है वो थिक होती है, अंदर वाली वॉल इज थिक। तो मैं थोड़ा सा इसको कलर भर के थिक बना देती हूँ, ठीक है। ये हो गया थिक 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 थिक, ये हो गया थिक 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 थिक। क्यों होते हैं ये तुम क्वेश्चन कमेंट्स में बताओगे मुझे, तुम्हारे लिए कमेंट में लिखने के लिए बहुत सारा होमवर्क छोड़ दिया है मैंने, बहुत सारा। बाकी अगली क्लास में मैं समझाऊंगी भी, लेकिन क्यों होता है ये तुम मुझे बताओगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ना क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ये देखो 1 2 3 4 5 क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। अब इसके बाहर सेल्स होते हैं ऐसे, इसके बाहर भी और सेल्स होते हैं, बगल बगल के एपिडर्मल सेल्स। अब यहां पर जो पोर है इसको आप नाम देते हो स्टोमा, ये जो सेल्स है इनको आप नाम देते हो गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की शेप कैसी हो जाएगी, बीन शेप, है ना। बीन शेप। और इसमें क्या है, आउटर थिन, और इसकी जो इनर है वो कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। और ऐसा क्यों है वो प्यारे बच्चे कमेंट्स में मुझे लिख के बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो देखो ध्यान देना, वो वाली लेयर जो गार्ड सेल्स को बिल्कुल बाहर से एकदम अटैच्ड है उससे, अरे यार इतना छोटी सी लेयर, हाँ ये देखो ये पिंक सेल की लेयर जो बिल्कुल गार्ड सेल्स के बगल में अटैच्ड है। वैसे ये भी एपिडर्मिस की है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल अटैच्ड है गार्ड सेल से, इसलिए इसको एक अलग नाम दिया जाता है, क्या किसी बच्चे को नाम पता है इस लेयर का? ये एपिडर्मल सेल्स है जो आपके गार्ड सेल से बिल्कुल अटैच्ड है, तो बिल्कुल अलग से अटैच्ड होने की वजह से इनको एक अलग नाम दिया जाता है। इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, These are subsidiary cells. Subsidiary cells क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल्स attached with guard cells, गार्ड सेल्स से जो चिपके हुए सेल्स है वो सब्सिडरी सेल्स। और ये बाहर वाले सेल्स तो अपने आप ही फिर क्या हो जाएंगे, एपिडर्मल सेल्स मतलब बताया था ना एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, जब हमने लीफ का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा था, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। और ये क्या है, इनके बीच में प्यारे प्यारे से क्लोरोप्लास्ट, बताओ समझ में आई बात, बताओ समझ में आई। ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा कहाँ होगा, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में, जैसे मान लो कोई यंग स्टेम है या प्लांट्स की जो लीव्स है वहाँ मिल जाएगा। लेकिन मैम अगर प्लांट बहुत वुडी नेचर का हो तो क्या होगा, उसकी स्टेम कैसे रिस्पायर करेगी। तो आपको ध्यान देना है बच्चे कि अगर प्लांट की स्टेम की बात करें, स्टेम, तो आपने देखा होगा जैसे ये स्टेम होती है, इन स्टेम्स में क्या होता है, ऐसे वुड होती है, वुडी नेचर का,
और उसके बीच में से लाइन्स होती है, ये वुड लाइक दिस, ऐसे। तो ये जो बीच बीच में होल्स होते हैं ना, यहाँ पे पोर्स होते हैं जिनको आप बोलते हो लेंटिसेल्स, जिनको आप बोलते हो लेंटिसेल्स। जैसे आपने नीम में देखा होगा लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स, ठीक है। तो लेंटिसेल्स क्या है, वो पोर्स है जहाँ से ये हवा ले सकते हैं, जहाँ से गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। कौन, हमारे वुडी पार्ट, जैसे कि नीम, ठीक है। एग्जाम्पल नीम प्लांट। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था बच्चों, हमने स्टार्ट किया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, फिर हमने ये देख लिया, फिर हमने बिफोर कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन देखा, ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। तो हमने कवर कर लिया अपना रेस्पिरेशन वाला पार्ट। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, डाउट को मन में रख लोगे क्या, नहीं, आप क्या करोगे, कमेंट्स में लिखोगे, है ना, कमेंट्स में लिखोगे और मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी, बिकॉज आई एम योर बायो वाली मैम। समझ में आए बच्चे? तो अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखते रहो। अगली क्लास हम लाइव क्लास लेंगे। अभी की क्लास रिकॉर्डेड है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, थोड़ी सी तबीयत खराब है आपकी मैम की, बट नेक्स्ट क्लास फिर से मजे करेंगे। तब तक पढ़ लेना सब कुछ, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।